तो अवधि में वस्तुएं की औद्योगिक उत्पाद में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिकी रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है कि सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। तो प्रमाणित होता है कि देश के आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका संघर्ष है ना घरों क्षेत्र में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का ओ में बाकी हिस्सा परंतु में से एक क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करती है। क्या इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक अपनी क्षमता कम उत्पाद करते रहे हैं? क्या इसका अर्थ है यह भी कि कृषि आवश्यकता के अधिक लोग लगे हुए हैं? एवं यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसे फसलों उपजाई हैं। इसके परिवार की सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं और इस प्रकार अल्प बेरोजगारी की छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, इसीलिए उससे अलग खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहा जाता है, अब उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी परिवार के 1 या 2 सदस्यों की भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी परिवार को मजदूर के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों से चले जाने की कृषि उत्पाद प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में से 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पाद करते रहते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों की कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो उन्हें भी कहीं भी समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पाद पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र के हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उसमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देती हैं, परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो आइए हम लोग अब सबसे पहले 2.2 का तालिका भी अब देखेंगे, ठीक है। तो तालिका 2.2 को देखेंगे हम लोग कि रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी। तो 1973 एवं 74 में इस तालिका को सबसे पहले खंडित करेंगे, 4-5 वर्गों में बांटेंगे। तो सबसे पहला खंडित करेंगे तालिका 2.2
अब नेक्स्ट में लिखेंगे कि 1973 एवं 74 में, और लिखेंगे 1977 एवं 78 पे। तो 2013, 2014, 2017, 2018। अब देखिए कि संघर्ष घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी का जो है सो कितना, रोजगार में हिस्सेदारी की बेरोजगारी कितनी हुई थी। तो अब हम सब पहले इस चीज़ को देखें ध्यान से कि 40 वर्षों से प्राथमिक क्षेत्र में आप क्या परिवर्तन देखे हैं। सही उत्तर का चयन करें। अल्प बेरोजगारी तब होगी जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं, सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। किसी विकसित देशों में तो सबसे पहले अल्प बेरोजगारी लोग जो सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, तो ब नंबर होगा। ठीक है। अब विकसित देशों में देखे गए लक्षणों की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना और वैश्य बताएं। भारत के में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार से परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए। हमें अल्प बेरोजगारी से संबंध में क्यों विचार करना चाहिए। अतिरिक्त बेरोजगार का सृजन कैसे होता है, अब आइए हम वो भी जानेंगे। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि किसी कृषि क्षेत्र के अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते रहते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेरों अचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। इसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती हैं या बैंक से ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसमी में एक दूसरे फसल गेहूं उपजाती हैं। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में एक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक अन्य नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में जान लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होता है। तो अब आइए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट। तो अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और उसके परिवार किसान की तुलना में अधिक उत्पाद करते हैं। इन्हें कुछ पहले की तुलना अधिक उत्पाद करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसी प्रकार फसलों की उपज और बिक्री कर सकेंगे। इसलिए फसल की उपज के लिए क्रय कर सकते हैं और कार्य में केवल किसानों की ही उत्पाद रोजगार कार्य के केवल किसान ही उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए फास्फोसेट की ज़रूरत होती है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। इसलिए उसे साहूकार पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख मुद्रा प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपने भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि खाद की मुद्रा
प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 2 मुद्रा एवं साख की कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में उन उद्योगों की सेवाओं का पहचान करना और उनमें बढ़ावा देना। वहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लेते हैं दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों के विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना खुलने में से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि ये वन क्षेत्रों की निकटती गांव में एक शहर संग्रह बनने की